हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इंग्लिश बुक की एक बहुत मशहूर कहानी पढ़ने जा रहे हैं, एलिस इन वंडरलैंड डाउन टू द रैबिट होल। ये कहानी एक फेरी टेल यानी परी कथा पर आधारित है, तो इसकी कहानी से थोड़ा हैरान मत होना क्योंकि इसमें बहुत जादुई और कल्पनात्मक चीज़ें होने वाली हैं। Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversations? अरे बच्चों, ध्यान से सुनो। तो अपनी एलिस मैडम जो हैं, वो अपनी दीदी के साथ नदी किनारे बैठी बैठी बोर हो रही थी। मतलब इतना उकता गई थी कि पूछो मत। जैसे तुम लोग क्लास में कभी कभी बोर हो जाते हो ना, वैसे ही अब उन्होंने सोचा चलो दीदी की किताब में झांक लेते हैं। झांका एक दो बार, लेकिन अफसोस उस किताब में ना तो कोई मज़ेदार तस्वीर थी और न ही कोई बातचीत। अब एलिस सोचती है, अरे यार, ऐसी किताब का क्या फ़ायदा जिसमें ना तो कोई फ़ोटो हो और ना कोई बातचीत। बिल्कुल सही बात है ना, जैसे हम लोग बिना गपशप और बिना तस्वीरों के कहाँ मन लगा पाते हैं। तो अपनी एलिस भी कुछ ऐसे ही ख्यालों में खोई हुई थी। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। So she was considering in her own mind as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid, whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. हाँ तो बच्चों, अब देखो एलिस क्या कर रही है। वो अपने दिमाग में सोच विचार कर रही है, यानी एक तरह से मैथ्स लगा रही है। लेकिन ये सोचना इतना आसान नहीं है उसके लिए। क्यों? क्योंकि आज गर्मी बहुत है। ये गर्मी ने उसे बहुत ज़्यादा सुस्त यानी स्लीपी और स्टूपिड, जैसे दिमाग काम ही ना कर रहा हो, बना दिया है। कभी कभी होता है ना, बहुत गर्मी में बैठे रहो तो लगता है यार कुछ मत करवाओ, बस यहीं पड़े रहने दो। एलिस की भी वैसी ही हालत है। अब वो क्या तौल रही है? वो सोच रही है कि अगर मैं उठूं और जाकर डेज़ी के फूल यानी छोटे छोटे सफ़ेद फूल तोड़ूं और फिर उनकी माला यानी डेज़ी चेन बनाऊं, तो इस सब मेहनत के बदले में क्या मुझे उतना मज़ा आएगा? यानी क्या मेहनत और मज़ा का हिसाब बराबर होगा? देखो कितनी लेज़ी हो गई है बेचारी। वो तो ये सोच रही थी कि उठूं या न उठूं, जब हम भी सोचते हैं कि पानी पीने के लिए फ्रिज तक जाऊं या नहीं। ठीक उसी पल ज़रा सुनो क्या हुआ। अचानक से एक सफ़ेद खरगोश जिसकी आंखें गुलाबी थीं, पिंक आइज, उसके एकदम पास से भागा। बस यहीं से ट्विस्ट आ गया कहानी में। एलिस की ये सोच विचार की माला इस खरगोश के भागने से टूट गई। ये खरगोश बेटा कोई साधारण खरगोश नहीं है, ये खरगोश हमें एडवेंचर की दुनिया में लेके जाने वाला है। तो देखा, एक गर्मी भरी सुस्ती ने कितना बड़ा काम कर दिया। चलो देखते हैं अब एलिस इस गुलाबी आंखों वाले खरगोश का क्या करती है। The white rabbit was talking to himself. Oh dear, I shall be too late. When she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural. But when the rabbit actually took a watch out of its waistcoat pocket and looked at it and then hurried on, Alice started to her feet. For it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it, and burning with curiosity, she ran across the field after it, and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit hole under the hedge. वाह, अब आ रहा है असली मजा। तो देखो बच्चों, वो सफेद खरगोश क्या कर रहा है? वो अपने आप से बातें कर रहा है और क्या कह रहा है? ओ डियर, मैं लेट हो जाऊंगा। एलिस ने जब ये सब बाद में सोचा तो उसे लगा कि यार, मुझे उसी वक्त हैरान होना चाहिए था कि एक खरगोश बात कैसे कर रहा है। पर ज़रा सोचो, उस समय एलिस को ये सब बिल्कुल नॉर्मल यानी स्वाभाविक क्यों लगा? क्योंकि जब हम बोर होते हैं ना, तो हमारा दिमाग भी हल्का सा सुस्त होता है और कई बार हम अजीब चीज़ों को भी जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है, जब उस खरगोश ने सचमुच अपनी छोटी सी बनियान यानी वेस्ट कोट की जेब से घड़ी निकाली, उसे देखा और फिर तेजी से भागने लगा, तो एलिस एकदम से चौंक कर खड़ी हो गई। उसके दिमाग में बिजली की तरह फ्लैश्ड अक्रॉस हर माइंड ये बात आई कि अरे, मैंने आज तक कभी कोई ऐसा खरगोश नहीं देखा जिसके पास जेब वाली बनियान हो और उस जेब से निकालने के लिए घड़ी हो। यार, ये तो वैसे ही है जैसे आप क्लास में किसी चूहे को टाई पहन कर आते हुए देखो।
बस अब एलिस की सारी सुस्ती कहाँ गई। वो अब उत्सुकता की आग में जल रही है, बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। उसे पता करना है कि ये क्या माजरा है। तो वो फौरन खेत के आर पार उसके पीछे भागी। और अच्छी बात ये हुई कि वो ठीक समय पर पहुंच गई और उसने खरगोश को एक बड़ी सी बिल यानी रैबिट होल के अंदर कूदते हुए देख लिया, जो झाड़ियों के नीचे थी। तो बच्चों, ये खरगोश कौन है? ये है क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। और एलिस ने अब उस जिज्ञासा की राह पकड़ ली है। अब हम चलेंगे वंडरलैंड के अंदर, मजा आएगा। In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. अब एलिस ने क्या किया? अगले ही पल, इन अनदर मोमेंट, एलिस भी उस खरगोश के पीछे उस बिल के अंदर नीचे कूद गई, धड़ाम। लेकिन जरा एलिस का ये कारनामा देखो। वो एक बार भी नहीं सोचती कि अरे बाप रे, मैं तो अंदर जा रही हूँ, पर मैं वापस बाहर कैसे आऊंगी। ये देखो, एलिस का दिमाग उस वक्त कितना तेज चल रहा था और साथ ही साथ कितना लापरवाह था। जब हमारे मन में किसी चीज़ को जानने की इतनी ज़बरदस्त धुन सवार हो जाती है ना, तो हम अक्सर ये नहीं सोचते कि इस काम का नतीजा क्या होगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी पसंदीदा क्रिकेट टीम को देखने के लिए फाइनल मैच में इतने खो जाओ कि आपको याद ही ना रहे कि आपको सुबह स्कूल भी जाना है। एलिस के लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? बस उस गुलाबी आंखों वाले खरगोश के पीछे जाना। ये बाहर निकलने की टेंशन उसने फिलहाल के लिए छुट्टी पर भेज दी है। The rabbit hole went straight on like a tunnel for some way and then dipped suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down what seemed to be a very deep well. देखो, वो खरगोश की बिल यानी रैबिट होल कैसी थी? शुरू में वो कुछ दूर तक बिल्कुल एक सुरंग यानी टनल की तरह सीधी गई। यानी एलिस को लगा होगा चलो ठीक है, ये तो ज़मीन के नीचे की नॉर्मल सुरंग है। मगर फिर क्या हुआ? फिर वो सुरंग अचानक से नीचे की ओर मुड़ गई एकदम से। और लेखक ने यहाँ पर एक कमाल का शब्द इस्तेमाल किया है, डिप्ड सडनली क्लाउन। असल में ये गलती से टाइप हुआ है, यहाँ होना चाहिए था डिप्ड सडनली डाउन। पर कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं कि वो सुरंग बहुत मज़ेदार तरीके से नीचे मुड़ी। ठीक है, खैर वो झुकाव इतना अचानक था, इतना तेज था कि एलिस को रुकने के बारे में सोचने का भी एक पल का मौका नहीं मिला। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाया जहाँ वो नीचे गिर रही थी। और ये जगह कैसी लग रही थी? ये एक बहुत गहरे कुएं की तरह लग रही थी। तो अब एलिस गिर रही है कुएं के अंदर। सोचो ज़रा, किसी झूले पर अचानक बहुत तेज़ी से नीचे आना कैसा लगता है? बस कुछ वैसा ही महसूस एलिस को हो रहा होगा। लेकिन ये झूला ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये है एडवेंचर की शुरुआत। एलिस ने कूदने से पहले नहीं सोचा था और अब वो गिराई जा रही है। कहानी हमें यही बताती है कि जब आप जिज्ञासा के पीछे भागते हैं तो अचानक बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चलो देखते हैं अब ये गहरा कुआं कहाँ जाकर रुकेगा। Either the well was very deep or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. First, she tried to look down and make out what she was coming to, but it was too dark to see anything. Then she looked at the sides of the well and noticed that they were filled with cupboards and bookshelves. Here and there she saw maps and pictures hung upon pegs. She took down a jar from one of the shelves as she passed. It was labeled orange marmalade, but to her great disappointment, it was empty. She did not like to drop the jar for fear of killing somebody underneath, so managed to put it into one of the cupboards as she fell past it. अब यहाँ लेखक हमें दो बातें बताते हैं, या तो ये कुआं बहुत ही ज़्यादा गहरा है या फिर एलिस बहुत ही धीरे धीरे नीचे आ रही है। बात यह है कि उसे नीचे जाते समय अपने चारों ओर देखने और सोचने का पूरा वक्त मिल गया कि यार अब आगे क्या होने वाला है। ये तो वैसे ही है जैसे आप किसी धीमी रफ्तार वाली लिफ्ट में फंस जाओ और सब कुछ आराम से निहारो। पहले तो उसने नीचे झांक कर देखने की कोशिश की कि वो कहाँ पहुँचने वाली है, लेकिन भाई अंधेरा इतना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने क्या किया, उसने कुएं की दीवारों की तरफ देखा और यहाँ पर अजीब चीज़ें हैं। कुएं की दीवारें अलमारियों, कबर्ड्स और किताबों की शेल्फ से भरी हुई थी। ज़रा सोचो, कुआं है या किसी का स्टडी रूम। और जगह जगह पर नक्शे और तस्वीरें खूंटियों पर टंगी हुई थी। ये तो वंडरलैंड की पहचान है बेटा, सब कुछ उल्टा पुल्टा। गिरते गिरते उसने एक मज़ेदार काम किया। उसने एक शेल्फ से एक जार उठा लिया, उस पर लिखा था ऑरेंज मार्मेलेड। अब एलिस के मन में लड्डू फूटे होंगे कि चलो कम से कम खाने को तो कुछ मिला। पर अफसोस, उसे बहुत निराशा हुई, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि जार खाली था। अब ये देखो कि हमारी एलिस कितनी समझदार है। गिरते हुए भी वो इंसानियत नहीं भूली। उसने उस खाली जार को नीचे फेंकना ठीक नहीं समझा,
इस डर से कि कहीं वो नीचे किसी को लग ना जाए, किलिंग समबडी अंडरनीथ। तो उसने क्या किया, उसने जुगाड़ लगाया और अपने से गुजरती हुई एक अलमारी में उसे रखने में कामयाब हो गई। देखा, इतना बड़ा एडवेंचर हो रहा है, वो गिर रही है पर उसे अभी भी किसी को चोट ना पहुंचाने की फिक्र है। वेल, थॉट एलिस टू हरसेल्फ, आफ्टर सच अ फॉल इज दिस आई शैल थिंक नथिंग ऑफ टम्बलिंग डाउनस्टेयर्स। हाउ ब्रेव दे विल ऑल थिंक मी एट होम। Why I wouldn't say anything about it even if I fell off the top of the house, which was very likely true. एलिस अभी भी गिर रही है, पर अब वो क्या सोच रही है? वो अपने मन में खुद से कह रही है कि वाह, इतनी ज़बरदस्त छलांग या गिरावट के बाद तो अगर मैं सीढ़ियों से गिरूंगी ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़रा सोचो ये कैसी पॉजिटिव थिंकिंग है। एलिस अब इस अपनी एडवेंचरस हरकत को अपने भविष्य के लिए बहादुरी का ट्रेनिंग सेशन मान रही है। और देखो वो आगे क्या सोचती है, घर पर सब लोग मुझे कितना बहादुर, ब्रेव समझेंगे। और इस बहादुरी को बढ़ाने के लिए वो एक और बात जुड़ती है, अरे मैं तो इसके बारे में कुछ कहूँगी भी नहीं, यहाँ तक कि अगर मैं छत से भी गिर जाऊँ। यानी उसका मतलब है कि ये कुएं वाली गिरावट इतनी खतरनाक है कि इसके सामने सीढ़ियों से गिरना या छत से गिरना भी कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। और हाँ, लेखक ने ब्रैकेट में एक मज़ेदार बात लिखी है जो कि बहुत हद तक सच था। यानी लेखक भी कह रहे हैं कि एलिस ने सच में इतनी बड़ी डिग्री ले ली है। तो बच्चों, ये पैरा हमें बताता है कि जब खतरा बहुत बड़ा हो जाता है तो छोटी मोटी मुश्किलें अपने आप गायब हो जाती हैं। एलिस ने इस एक छलांग से अपने अंदर बहादुरी का पहाड़ खड़ा कर लिया है ना मज़ेदार? चलो आगे बढ़ते हैं। Down, down, down. Would the fall never come to an end? I wonder how many miles I have fallen by this time, she said aloud. I must be getting somewhere near the center of the earth. Let me see. That would be 4,000 miles down, I think. For, you see, Alice had learnt several things of this sort in her lessons in the schoolroom, and though this was not a very good opportunity for showing off her knowledge as there was no one to listen to her, still it was good practice to say it over. Yes, that's about the right distance. But then I wonder what latitude or longitude I've got to. Alice had not the slightest idea what latitude was, or longitude either, but she thought they were nice grand words to say. एलिस अभी भी गिर रही है, डाउन डाउन डाउन। एलिस अब एकदम परेशान हो गई है और सोच रही है कि यार, क्या ये गिरना कभी ख़त्म नहीं होगा? ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे छुट्टी की घंटी बजने का इंतज़ार कर रहे हों और टाइम आगे ही न बढ़े। अब वो ज़ोर से अलाउड क्या कहती है, मुझे हैरानी है कि मैं अब तक कितने मील नीचे गिर चुकी हूँ। वो दिमाग लगाती है, मुझे लगता है मैं धरती के केंद्र के आसपास पहुंच रही हूं। फिर वो हिसाब लगाती है, जहां तक मुझे याद है वो करीब 4,000 मील नीचे होगा, है ना? अब यहाँ देखो, लेखक ने ब्रैकेट में एक मज़ेदार बात बताई है। एलिस ने ये सब स्कूल में पढ़ाई के दौरान सीखा था। हालांकि ये अपनी नॉलेज दिखाने का कोई अच्छा मौका नहीं था क्योंकि उसकी बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, पर फिर भी खुद से ही ये दोहराना उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस थी। देखो, बच्चे अपनी सीखी गई बातें सुनाने का मौका नहीं छोड़ते, चाहे कोई सुने या ना सुने। तो वो फिर बोलती है, हाँ, ये दूरी तो ठीक है, पर फिर मुझे ये जानना है कि मैं कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर हूँ। और फिर से ब्रैकेट में एक और बड़ा राज खुलता है। एलिस को रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ना इसका ना उसका, हैड नॉट द स्लाइटेस्ट आइडिया। पर उसे लगता था कि ये दोनों शब्द बोलने में बड़े शानदार लगते हैं, नाइस ग्रैंड वर्ड्स। Presently she began again. I wonder if I shall fall right through the earth. How funny it'll seem to come out among the people that walk with their heads downwards. The antipathies, I think. She was rather glad there was no one listening this time as it didn't sound at all the right word. But I shall have to ask them what the name of the country is, you know. Please ma'am, is this New Zealand or Australia? And she tried to curtsy as she spoke. Fancy curtsying as you're falling through the air. Do you think you could manage it? And what an ignorant little girl she'll think me for asking. No, it'll never do to ask. Perhaps I shall see it written up somewhere. एलिस का ज्ञान चक्र अभी भी चल रहा है, वो अभी भी गिर रही है, पर अब उसने फिर से सोचना शुरू कर दिया है। वो सोचती है, यार कहीं मैं पूरी धरती के आर पार ही ना गिर जाऊं। देखो कैसा ख्याल आया उसके दिमाग में। फिर वो सोचती है, कितना मज़ेदार, फ़नी लगेगा अगर मैं ऐसे लोगों के बीच निकलूं जो उल्टे सिर करके चलते हैं, यानी जो धरती के दूसरी तरफ रहते हैं, जिन्हें एंटीपॉडीज़ कहते हैं। एलिस ने इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया, दी एंटीपैथीज़। और देखो, लेखक फिर से ब्रैकेट में बताते हैं कि
कि एलिस अंदर ही अंदर खुश थी कि इस बार उसे कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि उसे खुद को भी लगा कि ये सही शब्द नहीं है। देखा, बच्चे जब कोई अटपटा जवाब देते हैं तो आसपास देखते हैं कि कहीं टीचर ने सुन नहीं लिया तो फिर वो सोचती है, खैर मुझे तो उनसे पूछना पड़ेगा कि इस जगह का नाम क्या है, और वो पूछने की तैयारी भी शुरू कर देती है। माफ़ करना मैडम, क्या ये न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया? और सुनो, वो बोलते हुए क्या करने की कोशिश करती है, कर्टसी। कर्टसी क्या होता है? ये सम्मान दिखाने के लिए घुटने मोड़कर झुकने का एक तरीका होता है। अब जरा सीन देखो, हवा में नीचे गिरती हुई एक बच्ची कर्टसी करने की कोशिश कर रही है। ये कल्पना ही कितनी अजीब है। लेखक भी मजे लेते हैं और हमसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है, आप हवा में गिरते हुए ऐसा कर पाओगे? आखिरकार एलिस फिर से समझदार बन जाती है और सोचती है, पूछने पर वो मुझे कितनी बेवकूफ़ इग्नोरेंट लड़की समझेगी। इसलिए वो फैसला करती है, नहीं पूछना ठीक नहीं, शायद मुझे कहीं लिखा हुआ दिख जाए। Down, down, down. There was nothing else to do, so Alice soon began talking again. Dinah will miss me very much tonight, I should think. Dinah was the cat. I hope they'll remember her saucer of milk at tea time. Dinah, my clear, I wish you were down here with me. There are no mice in the air, I'm afraid, but you might catch a bat, and that's very like a mouse, you know. But do cats eat bats, I wonder? And here, Alice began to get rather sleepy and went on saying to herself in a dreamy sort of way, do cats eat bats? Do cats eat bats? And sometimes, do bats eat cats? For, you see, as she couldn't answer either question, it didn't much matter which way she put it. She felt that she was dozing off and had just begun to dream that she was walking hand in hand with Dinah and was saying to her very earnestly, now Dinah, tell me the truth, did you ever eat a bat? When suddenly, thump, thump, down she came upon a heap of sticks and dry leaves and the fall was over. हमारी एलिस अभी भी नीचे 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 जा रही है। अब जरा देखो, करने को कुछ और तो है नहीं, तो एलिस ने क्या किया? उसने फिर से बातें शुरू कर दी, लेकिन इस बार किससे? अपनी बिल्ली से। वो सोचती है कि आज रात डीना मुझे बहुत याद करेगी। ब्रैकेट में बताया है कि डीना उसकी बिल्ली का नाम है। वो आगे फिक्र करती है कि मुझे उम्मीद है कि घर पर सब लोग उसे चाय के वक्त दूध की तश्तरी देना याद रखेंगे। देखो, खुद एक कुएं में गिर रही है पर फिक्र बिल्ली की है। यही तो माँ की ममता है, भले ही वो अपनी बिल्ली की माँ हो। फिर वो अपनी बिल्ली से बात करती है, डीना मेरी प्यारी, काश तुम मेरे साथ यहाँ नीचे होती। फिर वो शिकार की बात करती है, मुझे डर है कि हवा में चूहे तो नहीं मिलेंगे, पर तुम एक चमगादड़ पकड़ सकती हो, और चमगादड़ चूहे जैसा ही तो होता है ना? और फिर वो अजीब सवाल पूछती है, पर क्या बिल्लियाँ चमगादड़ खाती हैं? मुझे हैरानी हो रही है। यहाँ पर एलिस को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। अब देखो उसका दिमाग कैसे काम करता है। वो खुद से बड़बड़ाने लगती है, एकदम सपनों वाले अंदाज में। क्या बिल्लियाँ चमगादड़ खाती हैं? क्या बिल्लियाँ चमगादड़ खाती हैं? और कभी कभी तो उल्टा भी बोल देती है, क्या चमगादड़ बिल्लियाँ खाते हैं? लेखक समझाते हैं कि चूंकि वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो सवाल को किस तरह पूछ रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें कोई सवाल ना आए और हम अक्कड़ बक्कड़ करके जवाब दे दें। उसे महसूस हुआ कि वो ऊँघ रही है, और उसने सपना देखना शुरू ही किया था कि वो डीना के साथ हाथ में हाथ डालकर चल रही है और बहुत संजीदगी से, यानी कि एकदम सीरियस होके पूछ रही है, डीना अब मुझे सच बताओ, क्या तुमने कभी एक चमगादड़ खाया है? और ठीक उसी पल धम धम की आवाज हुई और वो नीचे सूखी पत्तियों और लकड़ियों के ढेर पर आ गिरी। एलिस वॉज नॉट अ बिट हर्ट एंड शी जम्प्ड अप ऑनटू हर फीट इन अ मोमेंट. She looked up, but it was all dark overhead. Before her was another long passage, and the white rabbit was still in sight, hurrying down it. There was not a moment to be lost. Away went Alice like the wind, and was just in time to hear it say as it turned a corner, "Oh, my ears and whiskers, how late it's getting." She was close behind it when she turned the corner, but the rabbit was no longer to be seen. She found herself in a long, low hall which was lit up by a row of lamps hanging from the roof. अब गिरावट खत्म। सबसे अच्छी बात क्या हुई? एलिस को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। Was not a bit hurt. ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप गिरो और पता चले कि आप गद्दों के ढेर पर गिरे हो। और वो झट से खड़ी हो गई।
उसने ऊपर देखा पर ऊपर सिर्फ अंधेरा था, यानी बाहर निकलने का रास्ता अभी नहीं दिख रहा। लेकिन उसके सामने क्या था? एक और लंबा रास्ता, यानी लॉन्ग पैसेज। और खरगोश क्या कर रहा था? वो अभी भी दिखाई दे रहा था और तेजी से नीचे भाग रहा था। ये तो वही बात हुई कि जैसे एग्जाम हॉल में घुसते ही आप अपनी सीट और टीचर को एक साथ देखो। एलिस ने सोचा, अब एक भी पल बर्बाद नहीं करना है, नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट, और वो हवा की तरह तेज भागी। और देखो, भागते भागते वो ठीक समय पर पहुंची और उसने खरगोश को कोने पर मुड़ते हुए सुना। खरगोश ने क्या कहा? ओह, मेरे कान और मूछें, कितनी देर हो गई है। ये खरगोश की टेंशन कभी खत्म नहीं होती। एलिस उसके ठीक पीछे थी जब वो भी कोने पर मुड़ी, लेकिन खरगोश गायब, अब वो वहां नहीं दिखा। तो एलिस कहाँ पहुंची? वो एक लंबे और नीचे छत वाले हॉल में आ गई। ये हॉल रोशन था। कैसे? छत से लटकते हुए लैंपों की एक कतार से, यानी कि रो ऑफ लैंप्स। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी भी मदद करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और सबसे ज़रूरी बात, ऐसे ही मज़ेदार और ज्ञान से भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।